क्वेश्चन 3, ammonium hydroxide and nitric acid react and produce ammonium nitrate and water. Write balanced chemical equation for this neutralization reaction. सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ और फिर मैं इक्वेशन लिखने के बाद चेक कर लूंगा कि कोई इसमें इसको बैलेंस करने की जरूरत है या नहीं है। तो बैलेंसिंग ऐसे चेक करनी चाहिए कि जो जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे हैं उतने ही राइट साइड पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखें नाइट्रोजन यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक है, इसका मतलब नाइट्रोजन बैलेंस है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 4 और 5 और 6 यहाँ पर हैं और यहाँ पे 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन रह जाता है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और 3 4 और यहाँ पे 3 और 1 4, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, वर्ड इक्वेशन यहाँ पे दी गई हैं, इनको बैलेंस करने का वो कह रहा है। तो मैं एक एक करके यहाँ इनको चेक कर लेता हूँ। जो पार्ट 1 था इसका, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ये सॉल्ट बना है मैग्नीशियम सल्फेट और साथ वाटर। तो पहले तो केमिकल इक्वेशन इसकी लिख लेते हैं। मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH और बना रहा है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और प्लस वाटर। अब सबसे पहले आप मेटल को चेक कर लें। यहाँ पे मैग्नीशियम एक जो इसका एटम है और दूसरी तरफ भी एक है, तो उसका मतलब है मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब सल्फर की बात अगर करें तो सल्फर यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, सल्फर भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं तो हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हैं। तो चूंकि OH ट्वाइस है तो इसका मतलब ट्वाइस का इस 2 का इफेक्ट इस H पे भी आ रहा है, O पे भी आ रहा है, ये मतलब O भी 2 है, H भी 2 है, तो टोटल हाइड्रोजन इस तरफ 4 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब है इसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो मैंने लिखा कि ये एक केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं दोबारा ये इक्वेशन लिख रहा हूँ और अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। तो हाइड्रोजन चूंकि मैंने चेक किया था यहाँ पे 4 थे इस तरफ और इधर 2 हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं। तो अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। टोटल ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर 2 6 ऑक्सीजन है इस तरफ और यहाँ पर 4 और ये इस 2 की वजह से ये भी 2 हो गए, तो 4 2 6, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। पार्ट 2 में है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो इसकी भी केमिकल इक्वेशन पहले लिखें। H2SO4 मैंने लिखा और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा NaOH और बना रहा है सॉल्ट Na2SO4 और वाटर बन रहा है। यहाँ पर भी मेटल को सबसे पहले बैलेंस कर लें। तो सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस, बाकी मैंने अभी चेक नहीं किया, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको चेक नहीं किया है, सिर्फ सोडियम से ही पता लग गया कि बैलेंस नहीं है, तो इसलिए बैलेंस तो करना है इसको। तो सबसे पहले सोडियम को ही बैलेंस कर लेंगे। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए चूंकि यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na है, तो मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सोडियम तो अब बैलेंस हो गया। अब मैं चेक कर रहा हूँ बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर सल्फर है 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करें, यहाँ पे 2 हैं और इस 2 के मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 2 हो गए, 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे आप चेक कर लें तो हाइड्रोजन 2 हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब रह जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और ये 2, इसकी वजह से ये 2 हो गए, 4 + 2 6। तो यहाँ पर आप चेक करें 4 और ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गए हैं, अब तो ये भी 6 बनते हैं। इसका मतलब आप इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। पार्ट 3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसकी भी केमिकल इक्वेशन सबसे पहले लिख लें। HCl + CaOH ट्वाइस गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। तो यहाँ पे भी सबसे पहले चेक कर लें, कैल्शियम को मेटल है, इसको पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो कैल्शियम तो बैलेंस है क्योंकि एक कैल्शियम है यहाँ पर और इधर भी एक कैल्शियम है। अब हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्लोरीन का एक एटम है और यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। बाकी एलिमेंट्स को भी हम चेक कर लेंगे। तो चूंकि क्लोरीन की बेस पे ही मैंने कह दिया कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर। और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा HCl को,
तो जब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब है वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन चेक कर लें आप, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 हो गए हैं, जिसका मतलब आप इक्वेशन बैलेंस हो गई है। Question number 5. Identify Bronsted Lowry acid are bases in the following reactions. ये reactions दिए गए हैं और इनमें Bronsted Lowry acids और bases को आइडेंटिफाई करना है, तो एक एक करके इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखिए कि HNO3 जो है कन्वर्ट हुआ है NO3 नेगेटिव में, इसका मतलब है इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है यहाँ पे। और H2O जो है वो H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब है H2O ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। तो HNO3 ने प्रोटॉन डोनेट किया है, तो ये जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है, और H2O ने एक्सेप्ट किया है, वाटर ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ कि HNO3 ने प्रोटॉन को डोनेट किया है और कन्वर्ट हो गया NO3 नेगेटिव में, और HNO3 ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है, और इस तरह से वाटर ने चूंकि एक्सेप्ट किया तो वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है। ये नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं जी। उसमें अमोनिया यानी NH3 प्लस HNO3 NH4NO3 बना रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो HNO3 के पास H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत मौजूद है, तो ये NH3 NH4 में कन्वर्ट हुआ है और HNO3 NO3 में कन्वर्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HNO3 एसिड है और NH3 बेस। तो मैंने ये सारी जो बात मैंने आपसे कही बताई आपको, वो यहाँ पर लिख भी दी है। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई लुईस एसिड एंड लुईस बेस। ये कुछ हमें रिएक्शंस दिए गए हैं, इनको एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि F नेगेटिव BF3 से रिएक्ट करके BF4 नेगेटिव बना रहा है। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हमने बोरान के ऑक्टेट के इनकम्प्लीट होने की बात हमने वहां पर भी की थी। मैं दोबारा से बात को करूंगा कि BF3 में बोरान का जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल नहीं है, इसके बाद आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसका मतलब है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। अब यहाँ पे जो F नेगेटिव है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, फ्लोराइड आयन जो है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और इसने यहाँ पे किया है, और इस तरह से BF3 BF4 में कन्वर्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि BF3 यहाँ पे लुईस एसिड है और F नेगेटिव लुईस बेस। तो ये मैंने लिख भी दिया है आपके नोट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं जी, और पार्ट 2 है H प्लस NH3 गिव्स NH4 पॉजिटिव। यहाँ पर बात आ रही है H प्लस आयन की, यानी कि प्रोटॉन की। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और NH3 के पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, और ये डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर इसको मेंशन भी कर दिया। तो H प्लस जो है लुईस एसिड है, जबकि अमोनिया लुईस बेस। पार्ट 3 में अमोनिया है और AlCl3 है, और ये एक एडप्ट बना रहे हैं, यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। तो AlCl3 जिस तरह से आपने बोरान के हवाले से बात की है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात भी ऐसे ही की जाएगी कि एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर AlCl3 में उसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलमोस्ट शेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, और ये डोनेट करेगा, और AlCl3 उसको एक्सेप्ट करके एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये आपके सामने बना है, एडप्ट से कहते हैं, और ये मैंने डिटेल्स में लिख भी दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिए गए हैं, हम एक एक करके इसको चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने ये सॉल्यूशन ले लिया 1, a solution that has hydrogen ion concentration 1 × 10⁻³ m। तो ये इतनी कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस की। तो इसको हमने बताना है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो मैंने लिख दिया है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इतनी अगर है तो ये ग्रेटर है 1 × 10⁻⁷ m
कंसंट्रेशन से। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये न्यूट्रल कंसंट्रेशन है। इससे चूंकि ये ज्यादा है, यानी कि ये कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है न्यूट्रल से, इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर अल्टरनेट मेथड से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पीएच हम फाइंड करेंगे और वो उसी तरह से ये जो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की दी गई है इसका नेगेटिव लॉग लेकर ये सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सपोनेंट है -3 ये लॉग के साथ मल्टीप्लाई करेगा और लॉग 10 जो है वो 1 के बराबर होता है। इस तरह से -3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 जो है वो स्मॉलर है 7 से। तो इस तरह से 3 pH वाले जो सोल्यूशन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ये अल्टरनेट तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब पार्ट 2 है जी कि सॉल्यूशन दैट हैज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻10 m। तो ये अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे 10⁻10 m है। तो इसको भी उसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो कंसंट्रेशन है ये स्मॉलर है न्यूट्रल कंसंट्रेशन से, इसलिए ये सोल्यूशन बेसिक होगा। तो या फिर अल्टरनेट मेथड से, पीएच की मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पीएच का मेथड करने के लिए उसी तरह से मैंने नेगेटिव लॉग लिया है और फिर पीएच मेरे पास आ जाती है 10 और 10 पीएच जो है बेसिक होती है क्योंकि ये 7 से बड़ी है, तो इसलिए ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो दोनों तरह से जिस तरह से आपको अच्छा लगे, पसंद आए, आप दोनों तरह से इसको सॉल्व करें तो बात ये दुरुस्त तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर यही है और पार्ट 3 है इसका, सॉल्यूशन दैट हैज हाइड्रोक्सिल आयन। अब हाइड्रोक्सिल आयन की बात आई थी, पहले हाइड्रोजन आयन था यहाँ पर, अब हाइड्रोक्सिल आयन आया है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 × 10⁻³ m है। तो सबसे पहले मैंने OH नेगेटिव कंसंट्रेशन यहाँ पे लिख दी कि ये इतनी है और वाटर कांस्टेंट जो है वो अगर हम लें तो Kw जो होता है H+ आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो वाटर कांस्टेंट के बराबर होता है। H+ आयन हमने फाइंड करना है तो वो OH नेगेटिव उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा वाटर कांस्टेंट के साथ। तो वाटर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10⁻⁻14। तो उसको डिवाइड कर लें 1 × 10⁻³ के साथ ये, तो आपके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन आ जाती है जो कि है 1 × 10⁻11 और ये स्मॉलर है 1 × 10⁻7। न्यूट्रल कंसंट्रेशन से ये छोटी कम कंसंट्रेशन है, इसलिए सॉल्यूशन बेसिक है। या फिर अल्टरनेट मेथड से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। उसी तरह से POH पहले फाइंड कर लें तो POH 3 आ जाती है। जिस तरह POH आपने फाइंड कर ली 3, तो अब इस POH को यानी 3 को 14 में से माइनस करेंगे तो आपकी pH आ जाएगी। मैं लिखा pH = 14 - POH और वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया 11 इज ग्रेटर देन 7, सो सॉल्यूशन इज बेसिक। पार्ट 4, a solution that has hydroxyl ion concentration 1 × 10⁻10 m। तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दी गई है, तो उसी तरीके से जिस तरह पिछला पार्ट हमने सॉल्व किया है पार्ट 3, उस तरह इसको भी करेंगे। OH नेगेटिव कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है और वाटर कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए हम H+ कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो H+ कंसंट्रेशन को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएं अगर तो Kw डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव हो जाएगा। OH नेगेटिव की यहाँ पे वैल्यू पुट करें, वाटर कांस्टेंट तो ये लिख दिया मैंने, तो ये वैल्यू पुट की यहाँ से लेकर तो हमारे पास H+ की जो कंसंट्रेशन आ जाती है वो बनती है 1 × 10⁻⁴ जो कि ग्रेटर है न्यूट्रल कंसंट्रेशन से, सो सॉल्यूशन इज एसिडिक। अल्टरनेट मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो मैंने POH फाइंड की नेगेटिव लॉग लेकर इस कंसंट्रेशन का, और इस तरह से ये बन जाती है 10 जो वैल्यू आई है POH की, और इस तरह से pH फाइंड करने के लिए 14 में से माइनस कर लेंगे POH को और आंसर हमारा आ रहा है 4 इज स्मॉलर देन 7। ये न्यूट्रल कंसंट्रेशन से ये कम है जो कि एसिडिक बनती है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन एसिडिक है।